नमस्कार। द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हो सकता है आपको ये थोड़ा जल्दबाजी लगे जब हम ये कहें कि नीतीश कुमार का खेला खत्म हो गया है, उनका खेल खत्म हो गया है। मगर आप अगर इसकी तह में जाएंगे तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि दरअसल उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसके एक के बाद एक कई संकेत मिल रहे हैं। ताजा संकेत हमें मिला है, जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसमें केवल जेडीयू का एक मंत्री बनाया गया है, जबकि नीतीश कुमार पिछले 2 साल से ऐंठे हुए थे। पहले जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तो उन्होंने शर्त रखी थी कि भाई हमारे 16 सांसद हैं, उसके हिसाब से बनाइए, कम से कम 4 मंत्री पद दीजिए। नहीं मिले और अंततः उन्हें एक मंत्री पद टिकाकर मोदी ने उन्हें उनकी हैसियत का एहसास करा दिया है, तो उनकी ऐंठ निकल गई है। दूसरा संकेत ये है कि अब उनकी पार्टी में उत्तराधिकार की लड़ाई भी शुरू हो गई है, होड़ भी शुरू हो गई है। आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बन गए हैं, वो एक दावेदार हैं। उपेंद्र कुशवाहा एक दावेदार हैं और सुना जा रहा है कि लल्लन सिंह भी अपनी गोटियां चलने लगे हैं। तो ये तो कुछ मोटी मोटी बातें हैं हाल की, लेकिन अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको उससे भी ये कुछ अंदाजा मिलेगा कि अपने इस नए मुख्यमंत्रित्व काल में नीतीश कुमार किस तरह से असहाय हैं, लाचार हैं और पूरे प्रदेश में एक तरह से मजाक के पात्र बनते जा रहे हैं। वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अपना आत्मविश्वास वो खो चुके हैं और अब किसी तरह से अपनी पारी खेल रहे हैं, विकेट पर टिके रहने की कोशिश कर रहे हैं। चौके छक्के मारने की अब उनमें दम नहीं रह गया है। तो ये एक संकेत है कि उनके खेल खत्म हो रहा है। हालांकि राजनीति में इस तरह की बात करना कभी भी सुरक्षित नहीं होता है, जोखिम भरा होता है, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है। लेकिन आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार बहुत कमजोर हैं और अब हम इस चर्चा को खोलेंगे कि सचमुच में उनका खेला खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं सबसे पहले अपने मेहमानों से आप सबका परिचय करा दूं। हमारे साथ बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सतीश के सिंह जी हैं, लंबा अनुभव है। हमारे साथ निवेदिता जी पटना से जुड़ी हुई हैं और समी अहमद भी पटना से जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए हैं। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। एक विषय जो थोड़ा सा लग रहा है कि अति की तरफ है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन इसको हम अगर थोड़े आगे चलकर भी सोचें तो क्या समी अहमद, आज आपको नीतीश कुमार की जो सेहत है, राजनीतिक सेहत है, उसके हिसाब से क्या लग रहा है? उनके जो जो लक्षण हैं, शारीरिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं, वो किस तरह के दिखाई दे रहे हैं? क्या वो खेल खेलने वाली स्थिति में रह गए हैं कि अब उनको बाहर कर दिया जाएगा? खेल की बात आपने कही तो मुझे याद ध्यान आ रही है बात कि जब आदमी मैच हार चुका होता है ना, तो फिर औसत ठीक करने के लिए खेलता है कि चलो कम विकेट से हारेंगे, कम रन से हारेंगे। तो लगभग नीतीश कुमार की वही हालत है अभी। लेकिन हाँ, अभी उनको इतना जल्दी राइट ऑफ नहीं कर सकते, हम उनको ये कह नहीं कर सकते कि खेला खत्म हो गया है। लेकिन खेला उनका मुश्किल में तो पड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और खेला को वो आगे जारी रखेंगे, सही अपने तरह अपने पक्ष रुख में कर लेंगे, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि उनको असल में आरसीपी सिंह की बात दो तरफा है। ये भी क्या लोग बिहार में चर्चा कर रहे हैं कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की पसंद थे या मोदी जी की पसंद थे, क्योंकि बीच में ये भी चर्चा चली थी कि आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं। ये कितना सही था कितना गलत है, इस पर बहस कर सकते हैं आप। लेकिन जब ललन सिंह से पूछा गया आज या कल के सब कुछ ठीक चल रहा तो सब एकदम में ठीक है। जब हम लोग एकदम में ठीक बोलते हैं बिहार में तो कहते हैं कि एकदम ठीक नहीं है, तब इसको इस तरह की बात की जाती है। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी पारी को कहीं ना कहीं औसत बेहतर करने के लिए खेल रहे हैं वो। लेकिन उस खेल में जीत उनकी नजर मुझे नहीं आती है। जी सिंह साहब, आज जो जिस हालत में नीतीश कुमार हैं, हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे उनका जो पूरा करिश्मा था, उनकी जो छवि थी, वो ध्वस्त होती चली गई है और आज वो बिल्कुल कांति विहीन, आभा विहीन दिख रहे हैं। बल्कि एक तरह से लाचारगी भी उनके चेहरे पे दिख रही है, खींच जाते हैं बार बार। और बिहार में जिस तरह से तेजस्वी यादव या दूसरे दल उनका बात बात पर मजाक बनाते हैं, आपको लगता है कि ये आदमी अब टेस्ट क्रिकेट खेलने लायक रह गया है?
पहले स्वास्थ्य की बात किया था, बाद में आप क्रिकेट पे आए, तो मैं स्वास्थ्य वाला पहले ले लेता हूँ। उस पार्टी को कोरोना तो हो गया है, लेकिन चूंकि 2 वैक्सीन लग गए हैं, तो फैटेलिटी रेट, इस वैक्सीन की खासियत है, और खास करके जो वायरस वेक्टर वैक्सीन है, इसकी खासियत है कि फैटेलिटी रेट कम हो जाता है। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन तो होगा, मतलब कि दोनों टीका लगने के बाद भी इन्फेक्शन होगा, लेकिन मरता नहीं है। तो राजनीतिक रूप से नीतीश मरने नहीं जा रहे हैं, इसकी तो मैं फिलहाल कह सकता हूं। और उसकी वजह है, ये जो रीजन्स में यूनि लीडरशिप का फ्रेमवर्क होता है ना, सिंगल लीडर पार्टी, आप जरा गौर कीजिएगा, लल्लन सिंह किस आधार पे उस पार्टी के नेता बन सकते हैं? लल्लन सिंह की कास्ट उनको साथ नहीं देगी, क्योंकि वो कास्ट इस फॉर्मेट में नहीं जा सकती। अगर इस फॉर्मेट में चली गई तो बाकी जो बैकवर्ड है वो हट जाएंगे। तो लिहाजा लल्लन सिंह तो उसके चॉइस हो ही नहीं सकते। लेकिन होता यह है कि मान लीजिए मायावती हैं, कल किसी वजह से मायावती सीन से हट जाए, तो क्या आप समझते हैं कि सतीश मिश्रा उसके लीडर बन सकते हैं? बनेगा तो मायावती का भतीजा ही ना। तो इसलिए ये पार्टीज का फॉर्मेट दूसरा होता है। लिहाजा नीतीश सीन में रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश की यहाँ जहां पर तक एक मिनट सिंह साहब, एक उदाहरण मैं यहाँ देना चाहता हूँ तमिलनाडु का। आपको याद होगा कि जयललिता ब्राह्मण होते हुए भी अन्ना द्रमुक की लीडर बन गई थी। तो वो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है हमारे राजनीति में। नहीं, अन्ना द्रमुक की लीडर इसलिए नहीं बनी थी, वो सोसाइटी डिफरेंट है, और उसमें ये कास्ट से ज्यादा है कि जयललिता का क्रेज था। आपको याद होगा जयललिता के मरने पे किस तरह से आत्महत्याएं हुई। आपको ये याद होगा कि जब कोई वहां पे लीडर मरता है, जो पॉलिटिकल लीडर होता है, फिल्म के वर्ड से आता है, तो लोग ऐसे ही जान दे देते हैं। तो वो क्रेज का डायमेंशन अलग है। यहाँ पे नीतीश कुमार एक ऐसे प्रोसेस से आए हैं जिनका कतई बेस नहीं था, कभी नहीं रहा है, कैडर स्ट्रक्चर नहीं रहा है। पार्टी के जो नॉर्म्स होते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्मेट में, वो सारे डिफाई करते हैं, फिर भी सरवाइव कर रहे हैं, और 20 साल से सत्ता में सरवाइव कर रहे हैं। आखिर ये होता कैसे है? सारे पैरामीटर डेवलपमेंट के बिहार के रसातल पे हैं। ये आदमी ये जो होता है फैमिली प्लानिंग के लिए कॉन्डोम तक ये नहीं ला पाया, और वहां पे 42% कॉन्डोम की शॉर्टेज बिहार में है। और नतीजा ये हुआ कि जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वहां पे, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जिसे कहते हैं डिकेडल, वो 25.2% की है। ये आदमी फेल हो गया हर फ्रंट पे, इसके बावजूद वो लगातार जीत रहा है। ये मिरेकल होता कैसे है? इसलिए नीतीश को राइट ऑफ इसलिए नहीं कर सकते कि जब तक बिहार में लॉजिक, पावर, क्वालिटी ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस चेंज नहीं होगा, तब तक बिहार का कल्याण नहीं है। मैं अभी देख रहा था नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है, जो एसडीजी गोल की रिपोर्ट आती है, 3 साल से आ रही है, ये राज्य रसातल में है, सबसे नीचे है, और इसको वर्स्ट परफॉर्मर कहा गया है। लेकिन आप देखिए कि वहां के चीफ मिनिस्टर सुशासन बाबू कहा जाता है, लोग सड़क पे नहीं निकल रहे हैं, सड़क पे सीधे गोली मार दी जा रही है। गजब का करप्शन है, इसके बावजूद वो सरवाइव कर रहा है। तो नीतीश राइट ऑफ इसलिए नहीं होगा कि बिहार की सोसाइटी का अभी लॉजिक और उस तरह का, कलेक्टिवली, इंडिविजुअली बहुत अच्छा है, वो यहाँ पे दिल्ली में रूल करता है, लेकिन कलेक्टिवली जब देखेंगे आप, जब कास्ट डायनेमिक से देखेंगे, तो बिहार में नीतीश से उड़े। और इसकी वजह क्या है? जो 2 वैक्सीन हमने बताया, वो बीजेपी का सपोर्ट है। एक कायर पार्टी है बीजेपी, जो कि अपनी ताकत ही नहीं पहचान रही है। सुशील मोदी ने उसको कभी पहचानवाने नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि यो नीतीश के पैर के नीचे रहती है वर्चुअली। वरना अगर जिस दिन लालू के साथ गए थे अपोजिशन के रोल में, सिर्फ 5 साल रह जाती बीजेपी, तो आज अपने बूते में सरकार बना रही होती। गिरी हालत में उसको 25% वोट होते हैं, लेकिन नीतीश ने ये नहीं, बीजेपी ने अपनी शक्ति नहीं पहचानी। नतीजा ये हुआ कि आज भी बीजेपी 44 सीट लेके, नीतीश कुमार 44 सीट लेके भी चीफ मिनिस्टर होते हैं, 15% वोट लेके चीफ मिनिस्टर होते हैं। और हकीकत यह है कि अगर बीजेपी साथ छोड़ दे, ये 15% भी चले जाएंगे। कोई सपोर्ट बेस नहीं है। डेवलपमेंट पैरामीटर पे अगर आप देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 16 पैरामीटर है, और उन 16 के 16 पे बिहार 3 साल से
जो रिपोर्ट आ रही है, और 3 साल से नहीं, ये 15 साल से जमीन पे है, कोई विकास नहीं हुआ, गजब की अंधेर गर्दी है, इसके बावजूद नीतीश सरवाइव कर रहा है। तो इसलिए ये राइट ऑफ करना, मुझे लगता है कि जो बिहार की बना स्थिति है उसमें नीतीश को राइट ऑफ नहीं कर सकते आप। जी सतीश जी, जो मुझे लग रहा है, उनको बार बार कहा भी जाता है कि वो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। परिस्थितियां ऐसी हैं कि भी उनके बिना कोई सरकार नहीं बन सकती है। जो चाहे बीजेपी उनके बिना नहीं सरकार बना सकती, आरजेडी भी नहीं बना सकती है। तो एक पिक्यूलियर सिचुएशन है जिसमें वो अपरिहार्य हो गए, किसी की भी मजबूरी है, और उसका फायदा नीतीश कुमार को मिल रहा है। लेकिन अगर जब लीडर कमजोर होता जाता है तो पार्टी में भी बिखराव शुरू होता है, और वो किस तरफ बिखर के जाएगा कुछ पता नहीं। तो आपको लग रहा है कि धीरे धीरे पार्टी उस तरफ बढ़ रही है, नीतीश कुमार कमजोर होते दिख रहे हैं, उनकी ताकत घट रही है, उनकी लोकप्रियता घट रही है, उनका जनाधार घट रहा है। उनको बीजेपी ने वर्चुअली, जो अभी सिंह साहब कह रहे थे कि नीतीश ने पार्टी को नीचे रखा है अपने बीजेपी के, आज उनकी स्थिति वैसी हो गई। नरेंद्र मोदी बार बार उनको एहसास कर रहे हैं कि तुम्हारी हैसियत क्या है। देखिए, जब पारस को मंत्री बनाया गया और चिराग पासवान को मतलब एक तरह से अपदस्थ कर दिया गया, तो यही सब लोग चर्चा कर रहे थे कि नीतीश के आगे मोदी जी ने अपना जो है झुक गए और नीतीश की चली, ये कही जा रही थी 4-5 दिन पहले तक बात। और पारस मंत्री भी बने। मुद्दा ये नहीं है, हमें तो जब मंत्रिमंडल नया वाला देखा तो हमको तो एक माइंड में ये बात आई कि लगता है कि नीतीश जी और मोदी जी ने मिलकर मंत्रिमंडल बनाया है, नीतीश जी का काफी इनपुट लिया गया है, ऐसा मुझे एहसास हुआ। पता नहीं है सच्चाई कितना है, कैसे, उसका आधार मैं देता हूं आपको। ये एक असंभव सी बात लगती है कि मोदी जी नीतीश से इनपुट लें, ये एक असंभव सी बात लगती है। नहीं, आप उसमें आप अंतर कीजिए, मेरी बात कह देने दीजिए, बाकी आप चर्चा, आप अपनी राय के लिए हम भी स्वतंत्र हैं। देखिए, राजीव रंजन सिंह ललन जो है वो मंत्री नहीं बनना उनका, ये तो नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ा दिक्कत है। हमको लगता है कि नीतीश जी की भी इसमें रजामंदी हो। मैंने जब कहा साथ साथ बना होगा, ऐसा क्या है कि आरसीपी सिंह बन गए, पारस बन गए, लेकिन राजीव रंजन सिंह ललन नहीं बना। एनके सिंह जी ठीक कह रहे थे कि उनकी तो जाति भी ऐसी नहीं है कि उस पार्टी में उनका कुछ बहुत ज्यादा चलेगा। एक और चीज तो हमको लगता है मोदी जी ने भी बैलेंस किया कि भाई गिरिराज का भी कद बढ़ा दिया, गिरिराज सिंह का, और इनकी भी बात आरसीपी सिंह को भी ले लिया। और आप अगर देखिए तो एक और चीज कि सुशील मोदी जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते थे, कहा गया है, हमको रिपोर्ट मिली है, कोई कह रहा था कि उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया गया था, फोन गया था, लेकिन सुशील मोदी तैयार नहीं हुए। तो इनपुट नीतीश जी का लिया गया है, लेकिन बीजेपी अपना गेम भी खेल रही है जो बैलेंसिंग का है। अगर नीतीश की पूरी चलती तो सुशील मोदी भी होते, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है, तो इस स्थिति में जो आप सवाल पूछ रहे हो उसका उत्तर एकमात्र है कि जी हाँ, नीतीश जी एक डिमिनिशिंग फोर्स है, नीचे जाते हुए फोर्स है। भारतीय जनता पार्टी देखती है कि जनता दल यू के एवज में हम बिहार में पूरी तरह से काबिज हो सकते हैं। जो उप मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, जरा वो भी देख लीजिए। जो लीडरशिप है वो पूरी तरह से बीजेपी, पूरी तरह से मैं कहता हूं, ओबीसी की तरफ दे रही है। तो ये एक रिप्लेसमेंट पोजीशनिंग का खेल चल रहा है। अब एकमात्र चीज ये बचता है कि नीतीश जी कितने दिन तक अपने आप को संभाल के रखते हैं, क्योंकि आपने ही कहा कि परिस्थितियों के व्यक्ति हैं, तो परिस्थितियों के व्यक्ति के आधार पर क्या वो बीजेपी से साठगांठ करके ही आगे बढ़ेंगे, या फिर उनको ऐसा लगा कि भाई हमारा तो पत्ता कट रहा है, हम तो डाउन हो रहे हैं, हम तो किसी प्रकार से लाचारी में मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो अगला चाल वो चल सकते। जी निवेदिता जी, आप आज की तारीख में नीतीश कुमार को किस तरह से देखते हैं? क्या वो नीतीश कुमार तो खैर नहीं ही है जो 10 साल पहले या 15 साल पहले होते थे,
आज जो जिस हालत में पहुंचा दिया गया है नीतीश कुमार को, या वो खुद पहुंच गए हैं, उस सूरत में वो अब कितनी पारी और खेलने की स्थिति में। अगर ये दांव बदल दे तो बात दूसरी कि वो फिर आरजेडी के साथ चले जाएं, फिर कुछ खेल कर दें, तो ये एक ब्रह्मास्त्र उनके पास है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि उनकी बहुत सारी फाइलें मोदी जी के पास हैं, जिसकी वजह से उनको आना भी पड़ा था बीजेपी के साथ, और बीजेपी के साथ बने रहना उनकी मजबूरी भी है। तो ये मजबूरी चलती रहेगी, बीजेपी की भी मजबूरी है, नीतीश की भी मजबूरी है, या आपको लगता है कि धीरे धीरे अब जो कहा कि डिमिनिशिंग फोर्स है, फेड आउट कर रहे हैं नीतीश, बाहर के एक तरफ जा रहे हैं और अपना एक उत्तराधिकारी भी चुन रहे हैं, चाहे वो आरसीपी सिंह हो या आगे चल के कुशवाहा हो, कुर्मी कोयरी लव कुश में से कोई संभाले मोर्चा। जी, मुझसे पूछा सवाल आपने? जी जी बिल्कुल, आप ही से। जी जी शुक्रिया। देखिए, अभी बहुत सारी बातें आ रही हैं। दरअसल नीतीश तो जब सत्ता में आए तभी से कमजोर मुख्यमंत्री की तरह है, और वो बहुत फूक फूक के भी कदम वो लगातार रख रहे हैं। लेकिन अभी तुरंत ऐसा कुछ कहना कि नीतीश बहुत कमजोर हो गए या उनके दिन अब जो है ढल गए हैं, ये शायद बहुत अर्ली कहना होगा मेरे ख्याल से। बुरे दिन तो उनके पहले ही दिन से आया, जब 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 वो सत्ता में आए और उनको पूर्ण बहुमत नहीं आया। लेकिन बीजेपी की ये मजबूरी, जिसको हम लोगों को देखना चाहिए, पुराना इतिहास भी देखना चाहिए कि बीजेपी की जो मजबूरी है वो नीतीश को साथ लेकर चलना है। और बीजेपी पहले दिन से ही नीतीश को कमजोर करने में लगी हुई, और वो कमजोर करते रहेंगे और उनको वो एक ऐसा मुख्यमंत्री बनाएंगे जो कि अपने मन का बहुत नहीं कर पाए। और इसमें वो बीजेपी सक्सेस भी हो रही है लगातार। अगर आप देखें जो नए विस्तार किए गए हैं मंत्रिमंडल के, उसमें जिन लोगों को लिया गया है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि इसमें बीजेपी ने अपने मन का किया है। इसमें बहुत राय नहीं ली है मुख्यमंत्री की, और उनके ही लोगों को ज्यादा, उनके पसंद के लोगों को ज्यादा तरजीह दी गई है इसलिए। लेकिन अभी ये सब कुछ कहना बहुत अर्ली होगा, और मुझको लगता है कि समय के साथ चीजों को देखने की जरूरत होगी, क्योंकि अभी मुझको बहुत आधार नहीं मिल रहा है ये कहने का कि नीतीश के पत्ता अब साफ हो जाएगा, नीतीश के दिन ढल गए हैं, नीतीश अब मुख्यमंत्री के तौर पर चंद दिन नहीं रहेंगे। मुझको ऐसा कोई आधार अभी तुरंत का नहीं दिख रहा है। लेकिन एक कमजोर मुख्यमंत्री वो है, और लगातार उनको कमजोर करने की कोशिश हो रही है। जो भी राजनीतिक परिदृश्य उभरे हैं पिछले दिनों, उसको लेकर भी अब लालू भी आ गए हैं। वो भी एक तरह ठीक है कि लालू बहुत बीमार है अभी भी, और अभी जो उन्होंने मीटिंग की, उस मीटिंग में जिस तरह की बातें आई और जिस तरह से उनका स्वागत हुआ और कितने सारे लोग आए, तो वो भी एक पॉलिटिकल रिवाइव का एक मसला है, और वो भी एक इम्पोर्टेंट फेनोमेनन है। और मुझको लगता है आने वाले दिनों में आरजेडी का भी एक डिफरेंट शक्ल होगा। लेकिन अभी वक्त लगेगा, अभी तुरंत किसी निष्कर्ष पर मुझको लगता है नहीं निकलना चाहिए। जी ऋषि, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या अगर नीतीश कमजोर हो रहे हैं तो क्या बीजेपी इंतजार कर रही है लगातार उनको कमजोर करके जेडीयू को निगलने की कोई कोशिश, कोई व्यू रचना है? धीरे धीरे आखिरकार तो एक मौका आएगा जब वो इस कोशिश करेगी कि अपना बहुमत, चुनाव का इंतजार भी किया जा सकता है, तब तक क्या स्थिति होगी, लेकिन ये भी इस लाइन पे भी काम हो रहा होगा। देखिए मुकेश जी, आज जो बिहार में डेवलपमेंट हुआ है, संजय कुमार जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है, उनको पद से हटा दिया गया है। उसका कारण है, देखिए कि ललन सिंह और संजय सिंह मिलके चिराग ऑपरेशन चिराग की जो मतलब घटना अंजाम दिया गया था जेडीयू की तरफ से, उसमें संजय सिंह और ललन सिंह का प्रमुख भूमिका था। और आज शाम में जो डेवलपमेंट हुई है कि ललन सिंह जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा के घर पे गए, उसके बाद से ही आनंद फानंद में जेडीयू की मीटिंग बुलाई गई पटना में, और संजय सिंह को मुख्य प्रवक्ता पद से हटा दिया गया और पूर्व मंत्री नीरज सिंह को मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेवारी दी गई है। इसका संकेत मिल रहा है कि आनंद फानंद में ऐसा क्या हुआ कि संजय सिंह जो ऑपरेशन चिराग में इन्वॉल्व थे, उनको हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं जेडीयू में खिचड़ी पक रही है। और जैसा समी साहब ने भी कहा कि जो ललन सिंह का जो बॉडी लैंग्वेज था, कहीं ना कहीं ये साबित करती है कि ललन सिंह जो
एक इन दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है उससे खुश नहीं है। और आपने जो सवाल किया बिल्कुल सही है। आप देखिए नीतीश जी का उम्र 70 के आसपास नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार के लीडरशिप के बाद यदि सेकेंड लाइन लीडरशिप आप देखें जेडीयू में, तो कोई ऐसा नेता नहीं है जिनका पूरे बिहार में प्रभाव हो, चाहे वो आरसीपी सिंह ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, ललन सिंह भूमिहार समुदाय से आते हैं, उनका अपना मुंगेर बेगूसराय एरिया में इन्फ्लुएंस है, लेकिन पूरे बिहार में इन्फ्लुएंस नहीं है। तो कोई ऐसा नेता नहीं है सेकेंड जेडीयू में सेकेंड लाइन लीडरशिप है जो नीतीश कुमार के बाद पार्टी को संभाल सके। और नीतीश कुमार के जो बेटा है वो भी राजनीति में उतना इंटरेस्ट रखते नहीं है। तो आपका सवाल बिल्कुल सही है कि बीजेपी वेट एंड वॉच वाली परिस्थिति में है कि जैसे ही नीतीश कुमार एक उम्र के पड़ाव में 5 साल 6 साल से ज्यादा राजनीति, मुझे नहीं लगता कि जैसे वो 80 क्रॉस करेंगे वो राजनीति में सक्रिय रह पाएंगे। तो बीजेपी कहीं ना कहीं ये देख रही है कि जो नीतीश कुमार के बाद जो जेडीयू बचेगा उसको कहीं ना कहीं बीजेपी में विलय कर लेंगे। नंबर 3 महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखिए बिना बीजेपी के सहमति के क्या आप लोगों को लगता है कि ऑपरेशन लोजपा को संभव किया जा सकता था? जिस दिन रविवार को ओम बिरला के घर पे, जैसे मुझे जानकारी मिल रही, हो सकता है मैं गलत हूं, ओम बिरला के घर पे जब 5 सांसद जाते हैं तो भाजपा के एक राष्ट्रीय महामंत्री पहले से वहां मौजूद होते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष भी ओम बिरला के मौजूद थे, और आनंद फानन में बागी गुट को मान्यता दे दिया जाता है। उसके बाद पशुपति पारस को कैबिनेट में शामिल कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने अभी नीतीश कुमार को थोड़ा पुशअप दिया है। एक कहावत है बिहार में, 2 कदम तुम बढ़ो 2 कदम हम बढ़े, लेकिन भविष्य की रणनीति भाजपा की यही है कि जेडीयू को आफ्टर नीतीश जेडीयू को बीजेपी में विलय कराने की रणनीति इनकी है। सिंह साहब, ये खेला खत्म होने का मतलब खेला इस तरह से खत्म नहीं होना है कि पूरी तरह से नीतीश बाहर हो गए। खेला खत्म होने का मतलब यह है कि अब आपका प्रभाव नहीं रहा, आप कोई बड़ा खेल करने की स्थिति में नहीं रहे। वैसे तो हम जानते हैं कि सुनील गावस्कर से लेकर सचिन तेंदुलकर तक 25-30 टेस्ट ऐसे ही खिलाए जाते रहे, भले ही उनका प्रदर्शन अच्छा ना रहे, कि भाई कभी बड़ा अच्छा खिलाड़ी था, बहुत अच्छे खेलते थे, तो वैसे तो वो विकेट पे रहेंगे, हो सकता है मुख्यमंत्री भी बने रहें। लेकिन एक तरह से जो हम नीतीश कुमार को एक राजनीतिक शख्सियत के तौर पे जो हम देखते रहे हैं पिछले सालों में, वो खत्म हो गया है। अब नीतीश कुमार हैं, मुख्यमंत्री हैं, कोई उनका दबदबा नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये लगभग खेला खत्म जैसी स्थिति है। नहीं, आपका ओरिजिनल प्रेमाइस ही फॉल्टी है, बल्कि बिल्कुल उल्टा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये जहन में आ क्यों रहा है कि नीतीश, बल्कि उल्टा कहना चाहिए था। वो सतीश जी ने सही कहा, उल्टा कहना चाहिए था कि नीतीश इतना ताकतवर ये व्यक्ति हो गया, बिना कुछ किए धरे, बिना कोई स्टेट में बीजेपी की बैसाखी पे बैठ के और ये टर्म्स डिक्टेट कर रहा है कि कहा कि नहीं साहब पारस होंगे और पारस मंत्री होंगे। बीजेपी के स्कीम ऑफ थिंग्स में पारस कभी नहीं थे, डे 1 से नहीं थे। जिस तरह रामविलास पासवान को साइडलाइन करने की कोशिश की, जिसका एहसास उनके बेटे को था और उसने जिद पकड़ लिया, पॉलिटिकली वो नुकसानदेह हो सकता है एक इलेक्शन के लिए, लेकिन वो स्टैंड उसका सही था कि नहीं, इस आदमी ने हमें डैमेज किया है, हम बीजेपी के तो हनुमान मोदी के हैं, लेकिन इसको डैमेज करेंगे, और डैमेज कर गया। तब नीतीश का मुझे स्टेटमेंट याद है, जब केसी त्यागी ने कहा था, चुनाव जब हो गए तो केसी त्यागी ने कहा था इसके पीछे जो षड्यंत्र है हम लोग को वो भी पता चल गया है, ये कहा था। जबकि चुनाव हुआ तो नीतीश ने मंच पे कहा था बीजेपी के कि मोदी जी एक गिफ्ट, हम लोग बिहार को मोदी जी एक गिफ्ट की तरह विकास दे रहे हैं, हमें हर तरह से बीजेपी बहुत कसीदे काढ़े थे मोदी जी के लिए, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया तो रिवर्स उसमें आ गए, रिवर्स गियर में आ गए। आज बीजेपी को मजबूर और ये मैसेज देने के लिए कि तुमने हमें हराया था, 36 सीटों पे तुमने नुकसान किया था, देखो तुम्हारा क्या हश्र करते हैं, और बीजेपी के नाक में नकेल डाल के कहा कि पारस आएगा। बीजेपी कभी नहीं चाहती है पारस को लेना, वो क्योंकि भारत में आप दूर तक जाइएगा तो देखेंगे कि जो पॉपुलर सपोर्ट बेस है
आने वाले दिनों में वो सिंपैथी मिलेगी रामविलास पासवान के बेटे को। वो कभी भी पारस वैसे भी नेचुरल लीडर नहीं है पॉलिटिक्स में। वो अंग्रेजी में एक मुहावरा है, बास्किंग इन रिफ्लेक्टेड ग्लोरी। तो पारस हमेशा रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में बास किए हैं, अपने भाई के बदौलत वहां है। तो लिहाजा जो 60 लाख वहां की पॉपुलेशन है, या यूं कहिए कि एक अच्छा खासा 5.7% 9% वोट है, वो हमेशा इसी के साथ रहेगा, रामविलास पासवान के बेटे चिराग के साथ रहेगा। बीजेपी ये जानती है कि लॉन्ग टर्म में पारस कुछ नहीं कर पाएंगे और ये चिराग के साथ ही जनता जाएगी। लेकिन नीतीश ने पारस को रखवा दिया और आज वो देख रहे हैं। तो लिहाजा ये प्रेमाइज कि नीतीश कहाँ कमजोर आपको दिखाई दे रहे हैं। 16% वोट पहले भी थे, आपके भी है। और इतना कमजोर आदमी अगर वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है, आप देख रहे हैं कि इतने कम सीटों के बाद भी चीफ मिनिस्टर बनता है। लॉस बीजेपी का कितना हुआ आप जरा गौर कीजिए। इस इलेक्शन में जो नवंबर में हुआ था, 5% वोट बीजेपी के कम हुए और एग्जैक्टली 5% आरजेडी के बढ़े। तो जो वोट शिफ्टिंग आप देखेंगे, लिहाजा नीतीश कहीं से कमजोर नहीं है, या राइट ऑफ ना करें नीतीश को, बल्कि उल्टा हुआ है कि नीतीश मैनिपुलेशन से, शेयर मैनिपुलेशन और बीजेपी की कमजोरी से, बीजेपी इतनी एक ऐसी कमजोर निरीह पार्टी नजर आती है नीतीश के सामने कि वो अपनी शक्ति को भी नहीं पहचान पा रही। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जिस दिन 5 साल अपोजिशन के रोल में बीजेपी आ जाए, उस दिन नीतीश फेनोमेनन खत्म हो जाएगा। लालू के साथ नहीं, किसी के साथ चला जाए, नीतीश फेनोमेनन पानी का बुलबुला है। क्योंकि सपोर्ट बेस में जो कमिटमेंट होता है कास्ट का, वो उतना नहीं है नीतीश के साथ जितना कि बाकी नेताओं के साथ है। लिहाजा नीतीश फेनोमेना अगर खत्म करना है तो बीजेपी को 5 साल के लिए अपोजिशन में बैठने की सलाहियत और कुव्वत रखनी पड़ेगी। बस उसके बाद बीजेपी अपने बूते पे आ सकता है, क्योंकि बाकी जगह किया है। जहां तक हजम करने का सवाल है, 70 साल उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है। भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 ईयर्स की है। लिहाजा नीतीश बूढ़े नहीं हुए हैं अभी। कोई बीमारी भी नीतीश को ऐसी नहीं है। आदतें अलग से हो सकती हैं, लेकिन बीमारी कोई ऐसी नहीं है जिसको कहा जाए कि खराब बीमारी है। लिहाजा नहीं, मतलब बीमारी कोई नहीं है। मैं ये मानता हूं कि नीतीश अभी लंबा चलेंगे। और कोई पार्टी है, थोड़ी सोचिए 10 साल बाद नीतीश का क्या होगा। बूढ़े होंगे तो हम हजम कर 10 साल तो बहुत लंबा अरसा होता है। कर पाएंगे नीतीश को। नीतीश 15% की रॉक सॉलिड वोट के साथ है। लिहाजा बीजेपी को अपने को रीइन्वेंट करना पड़ेगा, तभी नीतीश फेनोमेना खत्म होगा, वरना नीतीश बरकरार रहेंगे बिहार के स्पेक्ट्रम में। जी, पारस से उन्होंने चिराग पासवान से बदला ले लिया। एक बड़ी उपलब्धि उनकी रहेगी। जो प्रतिशोध उनके अंदर था वो निकल गया होगा, लेकिन इस घटना से उन्हें कुछ बहुत हासिल हुआ है, कम से कम मुझे नहीं लगता है। क्योंकि जो कुछ किया है वो बिल्कुल नहीं नुकसान होगा। ये बिल्कुल सही का आप कह रहे हैं कि नुकसान होगा पारस है, लेकिन ये अहंकार है और आदमी है तो अहंकार होगा ही होगा। इसलिए ये अहंकार नीतीश को लॉन्ग टर्म में नुकसान करने जा रहा है। जिस दिन चिराग शिफ्ट कर जाएगा लालू के साथ, उस दिन ये बीजेपी और सब लोग मिले रहेंगे और नीतीश लॉस में चले जाएंगे। तब आप अगर कह रहे हैं कि नीतीश को झटका लगेगा तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस समय अहंकार इतना जबरदस्त था कि बीजेपी को नीतीश की बात माननी पड़ी। सिर्फ हम ये कह रहे हैं। जी, ऋषि जी आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? देखिए, एनके सिंह जी के बात से मैं सहमत हूँ। आज खगड़िया में चिराग पासवान का जो रैली हुआ है, वहां पे लोगों का काफी समर्थन मिला है। लेकिन एनके सिंह जी, वर्तमान जो परिस्थिति ऐसी है, यदि बीजेपी कुछ अलग रुख अपनाती है तो जेडीयू आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना लेगी। तो ये बात बीजेपी भली भांति जानती है। लोअर पार्टनर होने के बावजूद भी नीतीश कुमार को सीएम पद ऑफर करने के पीछे बीजेपी की यही रणनीति है। यह बात बिल्कुल सही है कि 3% कुर्मी है पूरे बिहार में। मैं एक बात बता दूं, जिस गोत्र से कुर्मी में 3 गोत्र है, मैं भी नाम भूल रहा हूं उस गोत्र का। जिस गोत्र से नीतीश कुमार है, उसके 1000 वोट भी नालंदा में नहीं है। उसके बावजूद भी बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार प्रासंगिक हैं। उसका कारण है, आप देखिए जेडीयू का फॉर्मेशन देखिए। मुख्यमंत्री कुर्मी, प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशवाहा कुर्मी है, केंद्रीय मंत्री भी बन गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा हैं, और संसदीय बोर्ड के जो चेयरमैन अभी हाल में बने उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा समाज से आते हैं। तो जो लालू यादव पे आरोप लग रहा था कि ये यादव को प्रमोट करते हैं, बिहार में बड़े बड़े पत्रकार भी ये मानते हैं कि नीतीश कुमार खुद बहुत बड़े जाति
जातिवादी लोग हैं, और वो 12% 10% का जो चंक है कुर्मी लव कुश का, कोयरी और कुर्मी को मिला के उसके वो नेता बनना चाहते हैं। यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन लॉन्ग पर्सपेक्टिव में बीजेपी का यह रणनीति है, जैसे ही नीतीश कमजोर होंगे जेडीयू को बीजेपी निगल जाएगी। जी, नीतीश कमजोर हो रहे हैं, कम से कम मुझे इसलिए भी लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर 5-7 साल पहले उनको एक बड़ा लीडर के तौर पर देखा जाता था, प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर देखा जाता था। आज उसकी कोई चर्चा भी नहीं करता, कोई बात भी नहीं करता कि नीतीश कुमार कल को देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मुख्यमंत्री पद ही दांव पे लगा हुआ है। समी साहब, हम वो कद और आज के कद की तुलना कर रहे हैं। 3 साल 4 साल पहले जो कद था, आज जिस कद पर पहुंच गए हैं नीतीश कुमार, भले ही वो मुख्यमंत्री पद परिस्थिति के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उन्हें वो कुर्सी मिल रही है क्योंकि वो चुनावी परिणाम कुछ इस तरह के निकल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की वो पूरी आभा खत्म हो चुकी है, मजाक के पात्र बने हुए हैं वो। क्या ये गलत है क्या? नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। नीतीश कुमार 2005 और 2010 के बीच में जो नीतीश कुमार थे, मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि नीतीश कुमार शुरू से मुसीबत में था, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार का वो दौर भी था जब वो अकेले 110 सीट लेके आए थे, और एक जमाना वो भी था कि उन्होंने बीजेपी को बाहर करके भी सरकार चलाई और काफी अच्छा काम किया 2005 से 2010 के बीच। उसके बाद से उनकी जो है समस्या शुरू हो गई, और फिर उन्होंने क्या किया कि लालू प्रसाद को यार्ड स्टिक बना लिया। देखिए, लालू प्रसाद के टाइम में ऐसा होता था। अरे भाई, आपको उसके लिए थोड़ी चुना गया था कि लालू प्रसाद के टाइम में कैसा होता था। आपसे काफी उम्मीदें थी, नीतीश कुमार से बिहार के लोगों को काफी उम्मीदें थी, और बहुत अफसोस के तौर पर एक बिहारी होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि जैसे एनके सिंह ने जो बात बताई कि हर पैरामीटर पर हम वही पिछड़े हुए हैं, तो ये कोई इस बात पर चर्चा नहीं करती है, कोई करता है ना, कोई मुद्दा बनता है ना अखबार पे ना टीवी पे इस पे बहस होती है कि भाई अब कब तक 2005 के पहले से वाले बिहार को ही हम लोग को दिखाते रहिएगा। अब आप भारत के अन्य राज्यों से तुलना कीजिए ना, आपको इतना अच्छा मैंडेट मिला, आप हर हाल में मुख्यमंत्री रहे, मतलब आरजेडी का शासन सपोर्ट मिला तब, बीजेपी का सपोर्ट मिला तब, हर हाल में रहे आप। अब देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं नीतीश कुमार मजबूत हुए हैं, मुझे नहीं लगता। अगर उनको आप इससे देखिएगा, अंक गणित से देखिएगा, तो उनकी सीटें कम हो गई। बीजेपी की सीट बीच में इसलिए कम हो गई थी कि वो अलग लड़े, 54 सीट के लगभग उन्होंने लाया, उससे तो उन्होंने अपना प्रदर्शन बेहतर किया। इनका प्रदर्शन गिर रहा है। दूसरी बात कि प्रशासन पर जो पकड़ होती है, नीतियों पर जो पकड़ होती है, उससे भी तोड़ा जाना चाहिए, और नीतीश कुमार इस मामले में बिल्कुल फेल हैं बीजेपी के आगे। ये कहना सही नहीं है कि बीजेपी, हाँ एक जरूर है कि उनके पास वही एक पत्ता है कि मैं उधर चला जाऊंगा। तो कब तक जाइएगा? आज से कल तो बीजेपी वाले भी आपकी गर्दन मरोड़ेंगे, क्योंकि आपके पास जो ये हथियार है ना, वो हमेशा नहीं रहने वाला है। आज न कल ये इस हथियार को भी चूक जाना है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो उनका वो आभा नहीं रहा। बिहार के लोगों को बहुत ही परेशानी में भी का सामना करना पड़ा। और जब नीतीश कुमार जैसे नेता जिससे इतनी उम्मीद थी, कोरोना के दौर में उनका क्या हुआ, 2 महीने तक नजर नहीं आए, और सड़कों का भी वही आप देखिएगा तो बुरा हाल है, यूनिवर्सिटीज का वही बुरा हाल है। तो कुल मिला के जो उनकी 2 छवि थी कि अंगगणित से मजबूत थे, उससे भी कमजोर हुए, शासन प्रशासन अच्छा था, उससे भी कमजोर हुए। सतीश जी, हर मोर्चे पर कमजोर हैं, बस जोड़ तोड़ के मोर्चे पर ठीक लग रहे हैं। क्या यही है कुल मिलाकर लब्बो लुआब इसका? देखिए, सुशासन बाबू थे तो उनको हर मोर्चे पर सही भी माना जाता था, और अब जो है पता नहीं कौन से बाबू हैं, किस मजबूरी में बीजेपी के साथ है। लेकिन दूसरी बात को देखिए, जितनी जरूरत नीतीश को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए बीजेपी का है, मुझे क्या लगता है कि वर्तमान परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को भी नीतीश की काफी जरूरत एकाएक अब पड़ गई। कारण है कि जब हम मंत्रिमंडल का गठन देखें, ओबीसी डोमिनेटेड है, आगे की राजनीति में क्या पता मंदिर उतना चलेगा नहीं चलेगा। तो एक जो हिंदू सोशल ऑर्डर की जो हायरार्की है, सोशल इंजीनियरिंग में, उसमें नीतीश का एक बहुत अहम रोल रहता है। अब ये तो हम आप नहीं सोच सकते कि लालू के साथ बीजेपी का समझौता हो जाएगा। तो जो एलाइज हैं, एलाई पुराने हैं ये बीजेपी के, बीच में मोदी जी के नाम पे बिछड़ गए थे, फिर आ गए, तो वो भी जरूरत बीजेपी को अपने एलाइज की पड़ रही है, ये दिखाई पड़ता है ना। हो सकता है पारस का नाम और
इस तरह से आरसीपी दोनों जो उनके चहेते लोग बने वो उसी का हिस्सा हो। दरअसल एक बात पक्की है कि 2022 में खेला होगा, क्या नाम है, बिहार में। क्यों होगा? अभी यूपी का चुनाव है, थोड़ा हो जाने दीजिए, तब तक वो हो जाएगा। अगर बीजेपी को अपनी सीटें बढ़ानी है और 24 को नजर में रखना है, तो फिर वो कैट एंड माउस गेम चलेगा, चूहा बिल्ली का खेल चलेगा कि क्या जनता दल यू और नीतीश जी बीजेपी को सपोर्ट करेंगे या नीतीश जी बीजेपी से त्रस्त होकर के, उनके मुख्यमंत्री फिर नहीं बनेंगे, वो नहीं बनेंगे, वो तो हट गए थे बीच में भी, फिर जो है दूसरी तरफ पाला खेल चला जाएगा जिसमें तेजस्वी बन जाए या कुछ नया चीज हो जाए। तो गेम बहुत यहाँ पहुंची हुई है। अब कैसे बैलेंसिंग करके, और नीतीश जी को कम तो नहीं आके, एनके सिंह साहब ठीक कह रहे हैं, उनका कब क्या पलट देंगे और कैसे चीजों को अपने तरफ मोड़ सकते हैं, ये बात सही है कि जो इस आदमी का नाम एक समय देश के प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में होता था, वो आज आदमी पार्टी लेवल पर भी और मुख्यमंत्री के लेवल पर संघर्ष कर रहा है और भारी संघर्ष कर रहा है। निवेदिता जी, बात मुद्दे की यही थी कि एक आदमी इस स्थिति में पहुंच गया है कि इस तरह के संघर्ष करना पड़ रहा है, इस तरह से उसको अपमानित होना पड़ रहा है, इस तरह से उसे समझौता करना पड़ रहा है कि एक मंत्री की खैरात भी स्वीकार करनी पड़ रही है। ये नौबत आ गई उस अहंकारी व्यक्ति जो कि बिल्कुल झुकने के लिए तैयार नहीं होता है और बीजेपी की तमाम तरह के दबावों में काम कर रहा है। तो खेला खत्म होने का मतलब यहां से निकलता है, वो जो बड़ा खेल था वहां से नीतीश बाहर हो चुके हैं, सिर्फ एक कुर्सी बचाने के खेल में है, वो मुख्यमंत्री बने रहने के खेल में है, इससे ज्यादा उनकी हैसियत नहीं रह गई। बिल्कुल, एक हद तक आप सही कह रहे हैं कि अभी नीतीश पूरे तरह अपने को केंद्रित कर लिए हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। अगर आप जो बात पहले भी हमारे वक्ताओं ने कहा कि बिहार की हालत बहुत बुरी है और सारे फ्रंट पर बुरी, इकोनॉमी इसकी ध्वस्त हो चुकी है, एजुकेशन में कुछ भी नहीं है और केंद्र सरकार की मेहरबानी से इतना ज्यादा यहाँ बढ़ा हुआ है, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है। तो यहाँ की जनता जो है बीजेपी और नीतीश से त्रस्त है, लेकिन अभी भी उनको एक विपक्ष का जो एक मजबूत चेहरा दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है, जिस तरह से आरजेडी को दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई ये है कि वो बिहार में भले ही बेहतर इन्होंने किया पिछले चुनाव में, फिर भी इनकी जमीन अभी उतनी नहीं बन पाई, क्योंकि बिहार की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रही है उसमें अभी भी कॉम्युनल पॉलिटिक्स के लिए बहुत जगह नहीं है। तो वैसी स्थिति में इनको नीतीश का चेहरा चाहिए, एक ऐसा चेहरा जो कि कॉम्युनलिज्म को मात कर सके, और इसीलिए नीतीश इनके लिए जरूरी है। और आप देखें कि अगर इनको पिछड़ों की राजनीति का फायदा लेना है, अगर इनको मुसलमानों की राजनीति का फायदा लेना है, तो इनको नीतीश के साथ बने रहना है। इसलिए ये नीतीश को धीरे धीरे कमजोर भी करेंगे और नीतीश को अपने साथ बनाए भी रखेंगे। और मैं फिर से अपनी बात दोहराती हूँ कि अभी बहुत सर्कमस्टांसेस अभी नहीं है ये लगे कि नीतीश को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन आपकी बात बहुत सही है कि नीतीश के लिए बिहार का विकास कोई मसला नहीं है, बिहार के लोगों का दुख कोई मसला नहीं है, बिहार की महिलाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार हिंसा हो रही है, बलात्कार के मामले बढ़ गए हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। 6 महीना से ज्यादा हो गया, मैं चूंकि इस बात पर जोर देना चाह रही हूँ एक महिला होने के नाते भी, 6 महीना से ज्यादा हो गया यहाँ महिला आयोग का ठप पड़ा हुआ है, नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, और थाने जो बने, जो महिलाओं के नाम पर नीतीश ने वोट बटोरा है, जो थाने नए बने उसमें महिलाओं के मामले दर्ज नहीं हो रहे। तो ये तमाम चीजें हैं। और बिहार की जो हालत है, स्वास्थ्य की जो सबसे खराब हालत है, एकदम चरमराई हुई है। और सेकंड जो वेव आया था कोरोना का, उसमें तो स्वास्थ्य की हालत और भी ज्यादा खराब हुई। इसलिए बिहार के लोगों का भी नीतीश के प्रति जो एक पनपा था, उनके प्रति एक प्यार पनपा था और उनके प्रति एक उम्मीद जगी थी,
जो उन्होंने पहली बार जब वो आए थे, जो बात समी अहमद कह रहे थे कि शुरू में जब नीतीश आए तो बहुत उम्मीद थी लोगों को, और उस उम्मीद के साथ उन्होंने कुछ काम भी किया, लेकिन वो जो राजनीतिक धोखेबाजी की उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने सांप्रदायिक राजनीति का साथ दिया, उसका उनको नुकसान हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत खेली हुई पार्टी, उनको पता है कि किस तरह से बिहार को ले जाना है, और वो अपनी जड़ों को जमाने की कोशिश कर रही है। दुर्भाग्य है कि अभी तक उनकी जड़ें उस तरह से फैली नहीं है, इसलिए वो नीतीश को अपने पास रखेंगे और नीतीश को वो कमजोर करेंगे ताकि वो अपना मुद्दा करें। अगर आप देखें पिछले दिनों बिहार में सांप्रदायिक दंगे लगातार हो रहे हैं, छिटपुट दंगे हो रहे हैं, और बीजेपी अपना मोटिव कर रही है, वो अपनी पॉलिटिक्स बिहार के नीचे जमीन तक ले जा रही है। इसलिए इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और नीतीश तो कमजोर हुए हैं, लेकिन अभी खेला समाप्त नहीं हुआ है। जी, खेला समाप्त नहीं हुआ है, हम ये मानते हैं, लेकिन ऋषि अगर हम नीतीश कुमार के हिसाब से सोचें, उनके पक्ष में सोचें कि खेला समाप्त नहीं हुआ है और अभी वो उनके पास बहुत सारे पत्ते हैं जिनसे वो खेल को बदल भी सकते हैं, तो वो कौन से पत्ते हो सकते हैं? क्या कर सकते हैं कि नीतीश कुमार जो इतने कमजोर दयनीय नजर आ रहे हैं, वो दोबारा से सेंटर स्टेज में आ जाएं, अपनी विश्वसनीयता पालें? क्या उनके पास कुछ ऐसे विकल्प, कुछ ऐसी संभावनाएं हैं? देखिए, नीतीश कुमार जिस समाज से आते हैं, उनका आबादी मैंने पहले भी कहा 3% है, तो कोई बड़ा जातीय आधार उनका नहीं है। नीतीश कुमार का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र था सुशासन। समी जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो पहला कार्यकाल था उनका, पहला कार्यकाल उनका बहुत अच्छा था, खासकर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। ऐसा कहा जाता था कि बिहार में, जैसे मैं मुजफ्फरपुर से हूँ, मुजफ्फरपुर स्टेशन पे उतरूं तो 12 बजे रात में भी स्टेशन से घर जा सकता था उस समय। लेकिन अभी वर्तमान में हालात ये हैं कि कल भी मुजफ्फरपुर में सरेआम SBI का एक बैंक लूट लिया गया है, मुजफ्फरपुर सरैया में। तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बिल्कुल नीतीश कुमार की जो पकड़ पहले थी वो बिल्कुल कमजोर हुई है। जहां तक जातीय समीकरण की बात है तो नीतीश कुमार लव कुश समीकरण को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, जो करीब करीब 10-11% का चंक बनता है। लेकिन 10-12% के चंक से आप कोई बड़ा चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और नीतीश कुमार के साथ इन दिनों में ये हुआ है मुकेश जी की जो अग्री जातियों का जो समर्थन था वो नीतीश कुमार के साथ बिल्कुल इस 2000 जो चुनाव हुआ है विधानसभा का, उसमें उनके साथ बिल्कुल नहीं रहा। आप देखिए कि जेडीयू बीजेपी कैसे प्रासंगिक है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को आप एनालिसिस कीजिएगा तो जेडीयू सिर्फ अलग होकर 2 सीटें जीती थी, पूर्णिया और नालंदा। और नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है, और वहां पे जो प्रत्याशी थे जेडीयू के, कुछ चंद हजार के मार्जिन से चुनाव जीते थे। तो समझ सकते हैं कि आप जो किस प्रकार से नीतीश कुमार अपने गृह जिला में भी अपने प्रत्याशी को जिताने में सक्षम उस कैपेसिटी में नहीं थे। तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति है, एनके सिंह जी के बात से मैं सहमत हूं कि बीजेपी जेडीयू एक दूसरे के जरूरत है, लेकिन बीजेपी फ्यूचर टर्म के हिसाब से कहीं ना कहीं जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। जैसे एनके सिंह जी भी ने कहा, केसी त्यागी के बयान को आप कोट कीजिए, जेडीयू जानती है कि चिराग पासवान को यदि बीजेपी चाहती तो मना सकती थी। बिहार विधानसभा चुनाव में यदि अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी मनाने का प्रयास करते तो मनाया जा सकता था, लेकिन कहीं न कहीं इनडायरेक्ट रूप से बीजेपी का साथ था चिराग पासवान को, और चिराग पासवान अकेले चुनाव में जाते हैं। और एनके सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा, 36 से 40 सीट ऐसे हैं, मेरे बगल में ही एक गायघाट विधानसभा है, वहां एलजेपी प्रत्याशी ने 26,000 वोट काट लिए और महेश्वर यादव जी कुछ चंद हजार वोटों से चुनाव हार गए जो जेडीयू के प्रत्याशी थे। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं। नीतीश कुमार चाह रहे हैं मजबूत अपने आप को। कई अलग जो छोटे छोटे पार्टी हैं, जैसे एक निर्दलीय विधायक थे उनको उन्होंने अपने में मिला लिया है, एलजेपी के एक विधायक थे उनको मिला लिया है, अशोक चौधरी जो उनके कैबिनेट में मंत्री हैं, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे, उनके द्वारा कांग्रेस को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन इतना सफल हो पाते हैं ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। तो सिंह साहब, आपसे भी मैं ये विकल्प जानना चाहता हूँ। सतीश जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी सतीश जी।
मैं बस इतना ही कह रहा हूं, मैं एक लाइन बोलना है। देखिए, सब कुछ समीकरण वगैरह सबकी बात हो गई। एक अजीब सा समीकरण होता है बिहार में। कुछ लोग क्या होता है कि राजनीतिक रूप से बड़े विस्फोटक होते हैं। ये सुशील मोदी और ललन सिंह का कैबिनेट में नहीं आना, मैं इसको एक पोटेंशियल डायनामाइट समझता हूँ। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। थोड़ा और खोलिए, थोड़ा सा और खोल के बताइए, हमारे दर्शकों को इसमें समझ में नहीं आया। हम कैसे खोल दें? जो खुलेगा वही लोग खोलेंगे। ये दोनों लोग, हम आप पूछ रहे हैं, आपने ज्यादा समय मुझे दे दिया। ये दोनों लोग जो है ना, टेबल पॉलिटिक्स इधर उधर मिला जुला सब करके, ये दोनों जनाधार वाले कोई बड़े नेता नहीं है। लेकिन ये लोग कागज पे और कौन सहयोगी जुटाना है, किसको तोड़ना है, किसको जोड़ना है, किसको टिकट नहीं देनी है, किसको नहीं देने देनी है, किसको हटा देना है, ये क्या करना है, ये दोनों आदमी बहुत माहिर आदमी, दोनों के दोनों। ये बस मैं कह रहा हूं, इसका क्या गुल खिलाएगा, क्या इसका असर होगा, ये मैं नहीं जानता। हाँ, ये बात सही है कि अगर नीतीश जी और मोदी जी काफी मिले जुले हो आपस में, तब तो बहुत अच्छे से इनको संभाल लेंगे। लेकिन ये ही क्वेश्चन है, क्या मिले हुए हैं, और बीजेपी कब तक मिले रहेगी नीतीश से, या नीतीश कब तक बीजेपी से मिले रहेंगे, ये 22 पे खुलेगा। जी, तो 22 के बाद खुलेगा। लेकिन सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहता था कि हाँ, मैं ये जानना चाहता था कि बिहार में जो राजनीति अभी पक रही है अलग अलग तरह से, कोई कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश हो रही है, तेजस्वी यादव भी कोशिश कर रहे हैं कि चिराग पासवान उनके साथ आ जाएं, या जितन मांझी पर भी डोरे डाले जा रहे हैं। हो सकता है कि मुकेश सहनी की पार्टी भी इधर उधर हो। तो क्या ये एक जो कहना चाहिए जो वहाँ ये चक्री चल रही है, उससे भी कोई राजनीति में कोई आने वाले समय में आपको बदलाव के चिन्ह नजर आ रहे हैं? ये देखिए, हम लोग की जब पॉलिटिकल एनालिसिस करें तो दो डायमेंशंस है इसके। एक तो है कि ग्राउंड लेवल पे सोशल कंपोजिशंस कैसे एडहेसिव एक दूसरे के साथ हो रहे हैं, ये एक पक्ष है। ऊपर कोई मुकेश सहनी किस तरह से अपने लोगों को लेके चाहे इधर शिफ्ट हो जा रहा है, ये एक अलग पॉलिटिक्स है, और उससे सरकार बन जा रही, वो एक अलग पक्ष है। नीतीश कुमार को ये कहा जा रहा है कि शुरू में आए थे तो बड़ा काम किया था, बाय चांस नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ये दोनों लगभग उसी समय एक प्रक्रिया शुरू की है, और ये इन्होंने ब्राजील के बोल्सा फैमिलिया जो वो था, स्कीम था, डायरेक्ट डिलीवरी मोड में आने का। और मेरी बाई चांस इन दोनों लीडर से उस समय बात हुई थी, दोनों इसके बड़े वकील थे कि डायरेक्ट डिलीवरी मोड में हम जाए, और अगर जीडीपी आपका ठीक ठाक है, और उस समय ठीक था कंपैरेटिवली, तो मोदी ने क्या किया, डायरेक्ट डिलीवरी में झोंक के पैसा दिया। नीतीश ने क्या किया कि साइकिल और रोड, ये दो टेक। आप जानते हैं कि एक रोड बनने में 3 साल 4 साल लगते हैं, खोद के आराम से बैठ जाइए, एक इलेक्शन तो खुदवा के जीत जाएंगे, दूसरा बनवा के जीत जाएंगे। उसी तरह से लड़कियां साइकिल से जब अपने गांव जाता था, तो जब वो लड़कियों को देखता था साइकिल से लंबी कतार जाते हुए, तो वाकई लगता नीतीश ने चमत्कार कर दिया। तो ये डायरेक्ट डिलीवरी या प्रोडक्ट डिलीवरी के ये दो मोड थे जो नीतीश और नरेंद्र मोदी ने एडॉप्ट किया था, और 2-3 इलेक्शन आप इसमें जीत सकते हैं। नीतीश कभी भी डेवलपमेंट का कुछ भी उस आदमी ने नहीं किया। नवीन पटनायक और नीतीश, ये दो लीडर ऐसे हैं जो बिना काम किए जीत सकते हैं, सिर्फ कुछ न करे इसलिए जीत जाएंगे। वो बिहार की सोसाइटी की प्रॉब्लम है, उड़ीसा की सोसाइटी की प्रॉब्लम है। अब दूसरी बात पे आते हैं, कास्टिस्ट पॉलिटिक्स। अगर आप उसको गौर से देखें, बीजेपी के लिए विनेबिलिटी के लिए करीब 27% एश्योर्ड वोट चाहिए जो सीटों में कन्वर्ट कर सके। बीजेपी को वही 4-5% और लाना है। अनफॉर्चुनेटली कास्ट आइडेंटिटीज बहुत शार्पेंड है बिहार में, काफी शार्पेंड है, यूपी से भी ज्यादा शार्पेंड है, और मेरे ख्याल से अन्य जगह भी कास्टिज्म है, लेकिन यहाँ पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग वो रहता है। वजह क्या है? एग्रेरियन सोसाइटी 81% रेट ऑफ अर्बनाइजेशन अभी सिर्फ 19% है, 81% एग्रेरियन सोसाइटी है। तो आप समझ सकते हैं कि लिहाजा कास्ट पॉलिटिक्स अभी भी रूल करती है। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी वो जो
अब ओवरआर्किंग हिंदू फोल्ड होता है, वो डेवलप नहीं कर पाई, नहीं डेवलप। अच्छा, पूरा जोर लगाया उसने, लेकिन कास्ट आइडेंटिटी शार्प थी, छोटे छोटे। अब मुकेश सहनी बताइए, कोई दुख है, लेकिन यूपी और बिहार में आप देखेंगे तो मुकेश सहनी की कास्ट भी इमर्ज करती है। छोटे छोटे कास्ट आइडेंटिटी ग्रुप्स बने हैं और वो म्यूचुअली फ्यूडिंग है, एक दूसरे से लड़ते हैं। नतीजा ये हो रहा है कि वो इस तरह के पॉकेट्स डेवलप होते हैं जो बार्गेन करते हैं। मुकेश सहनी का इधर चले आएंगे कुछ वोट लेके, 2% 1% वोट लेके इधर चले आएंगे, कहीं ये पासा पलट दे, चिराग पासवान पलट देंगे। नतीजा ये है कि हम किसी के बारे में, लेकिन जो नीतीश का आप कह रहे हैं कि एक जमाने में प्रधानमंत्री बेटे आज भी हैं, उस समय नरेंद्र मोदी नहीं हुआ करते थे, आज नरेंद्र मोदी है। लिहाजा जब नीतीश को उनके बरक्स रखते हैं तो लगता है अरे नहीं, ये अपोजिशन में जाएगा तो ये कुछ कर नहीं पाएगा। जैसे ही वो सिचुएशन आएगी, वर्ड क्रिएट होगा, क्योंकि कांग्रेस में कोई है नहीं, उस समय अगर आएगी तो नीतीश बेस्ट बेट है और बीजेपी ये जानती है। लिहाजा नीतीश को गुड ह्यूमर में रखना, बीजेपी के लिए एक राज्य नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, एक राज्य में चीफ मिनिस्टर हमारा नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन नीतीश को ठीक ठाक रखो, क्योंकि ये इस आदमी में पोटेंशियल है। और अगर ये कांग्रेस, लालू और सब से मिल गया तो तेजस्वी तो बिहार में रहेंगे, नीतीश फिर नेशनल पॉलिटिक्स में चला जाएगा। ये बीजेपी की एक समस्या है। कितना सक्सेसफुल होगी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जब आप ओवरऑल देखेंगे तो नीतीश अभी भी पोटेंशियल है, और न तो एज उनके गलत साइड में है, ना नीतीश का कोई सपोर्ट अभी भी 15% है। किस बात के 15? 3% की उनकी जाति है तो 15% वोट फेच कर रहे हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि नीतीश खत्म हो रहे हैं। नीतीश सर 6% कुशवाहा भी जोड़ दीजिए। नहीं, नीतीश ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग से महादलित, महापिछड़ा उस तरह से और पसमानदा, इन सब को तोड़कर अपना एक जनाधार तो बनाया है, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन वही बात है कि केवल मोदी है इसलिए नीतीश नहीं उभर रहे हैं, इससे बात आगे निकल गई है। नीतीश अपनी सारी विश्वसनीयता गंवा चुके हैं, अपनी छवि गंवा चुके हैं, जो उनकी एक मिनट, हाँ वो उभर जाते हैं क्योंकि वो भी होते हैं। हाँ, वो कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए तो बात दूसरी है, लेकिन आज की तारीख में जो कुछ भी उनकी आभा थी, जो विकास की वजह से थी या एक सेकुलर पॉलिटिक्स की वजह से थी, वो सब खत्म हो चुकी है। बीजेपी से इतना लंबा चिपक गए हैं कि अब बाकी के दल उनसे शायद परहेज करेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें किंतु परंतु हैं। लेकिन इसको जरा करेक्ट कीजिए, परहेज अगर किसी छोटे दल को है तो बीजेपी से पिछले जो 15 साल में छोटी पार्टियों को हजम कर जा रही है, उससे तो लोग डर सकते हैं, नीतीश से क्यों डरेंगे? छोटी पार्टियां नीतीश की हैसियत थोड़ी है कि वो हजम कर ले, लिहाजा नीतीश के साथ जुड़ने में उनको दिक्कत नहीं है और नीतीश को लालू के साथ जुड़ने में दिक्कत नहीं है। तो लिहाजा अभी नीतीश को राइट ऑफ जब हम करते हैं ना, तो ये देखें कि सोशल कंपोजिशन किस तरह प्ले आउट कर रहे हैं। और अगर आज भी लालू यादव जेल में थे, बेटा अगर इस तरह वोट ला सकता है कि बीजेपी के 5% वोट शिफ्ट होकर राजनीति में जा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि तेजस्वी में, लालू में वो पोटेंशियल है। और जिस दिन चिराग पासवान वगैरह 1-2 ऐसे फैक्टर जुड़ जाएंगे तो नीतीश और बीजेपी का कॉम्बिनेशन कहीं भी स्टैंड नहीं करेगा। लिहाजा तब उस केस में आप देखेंगे कि नीतीश भी कोशिश करेंगे गिड़गिड़ा के कि लालू के साथ आ जाए और ये कह के आ जाए कि हम नेशनल पॉलिटिक्स में रहेंगे, तुम यही रहो, तुम अपना तेजस्वी को दे दो बीजेपी, यहाँ बिहार दे दो। यहाँ तक नीतीश तैयार हो जाएंगे करने के लिए। पिछले चुनाव में तो शायद यही फार्मूला तय भी हुआ होगा। ऋषि, आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत संक्षेप में, 2 मिनट हमें बस। मुकेश जी, इस चुनाव में ही बीजेपी जेडीयू निपट जाते, लेकिन आरजेडी कांग्रेस की जो रणनीति थी उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई। 70 सीट जो कांग्रेस को दिया गया, 70 सीट जो कांग्रेस को दिया गया, यदि वह 50 सीट पे कांग्रेस लड़ती, बाकी सीट आरजेडी को चला जाता और इससे आरजेडी का स्ट्राइक रेट देखिए तो बेहतर रहा है अन्य पॉलिटिकल पार्टी से। तो कहीं ना कहीं जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन में जो गलतियां हुई उसका भी एक बड़ा कारण है कि बीजेपी जेडीयू आज बिहार में सत्ता में। हाँ, ये तो एक निष्कर्ष उसी समय निकल गया था। लेकिन कुल मिला के ये तो मानना पड़ेगा कि नीतीश की वो हैसियत, वो कद, वो उनकी आभा अब नहीं है। राजनीतिक परिस्थितियां उनके साथ हैं, इसलिए वो जमे हुए हैं।
राजनीतिक परिस्थितियां अगर अनुकूल हो गई तो शायद आगे भी चलते रहेंगे, लेकिन केवल राजनीतिक परिस्थितियां हैं जो उनके काम आ रही हैं, बाकी वो जो उनकी अपनी खूबियां थी अब वो खत्म हो चुकी हैं और इसीलिए खेला पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।